टू द डोसेक। अब हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। जिसे मिडाइवल इंडिया है उसको आप दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हो। उसके जैसा कि आपको पता है कि 650 एडी के बाद से मध्यकालीन भारत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से मध्यकालीन भारत प्रारंभ होता है 1206 एडी से। तो इसको दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। ईयरली मिडाइवल पीरियड 650 एडी से 1206 एडी के बीच में, और फिर दूसरा फेज आएगा 1206 एडी के बाद का मध्यकालीन भारत। तो आज मैं ईयरली मिडाइवल पीरियड को बताने जा रहा हूँ, 650 एडी से 1206 एडी के बीच में। यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास बहुत कम समय में आपको होलिस्टिक वे में मिल जाएगा, मतलब रिवीजन पर्पज से बहुत बेस्ट होने वाला है। अदरवाइज भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम समय में आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे रिवीजन के तौर पर। तो ये यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआती फेज, मिडाइवल पीरियड में जाने से पहले उसका शुरुआती फेज जो होता है ईयरली मिडाइवल पीरियड, वहाँ से बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हर्षवर्धन के टाइम से ही पावर सेंटर बदल चुका है। पावर सेंटर पाटलिपुत्रा से चेंज करके कन्नौज की ओर जा चुका है। तो जो भी युद्ध आगे होंगे उन सब का मकसद होगा कन्नौज और नॉर्थ इंडिया को ऑक्युपाई करना। तो हम पहले नॉर्थ इंडिया को डिस्कस करते हैं, फिर साउथ इंडिया को डिस्कशन करेंगे। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हम डिस्कशन करेंगे त्रिकोणीय संघर्ष को, ट्रिपार्टी स्ट्रगल को, जिसके अंदर हम पाल देखेंगे, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में। फिर साउथ इंडिया में जाएंगे जो कि 900 एडी से 1200 एडी के बीच का टाइम पीरियड होगा। इनमें चोला, चेरा, पांड्या, पल्लव और चालुक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो हम नॉर्थ इंडिया में चलते हैं। नॉर्थ इंडिया में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए और नॉर्थ इंडिया पर अपना प्रभाव लाने के लिए, अपना कंट्रोल करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष होता है, जिसमें पाला जाते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है 750 एडी से 1150 एडी तक रहता है। फिर प्रतिहारा 730 से 1036 एडी के बीच तक इसका टाइम पीरियड रहता है, और राष्ट्रकूटा 750 से 973 एडी के बीच में। पहले तो ये समझ लेते हैं तीनों कहाँ पर ये डोमिनेंस कर रहे हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हो एक डायग्राम से, जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे इंडिया का जो इंडिया है, इंडिया का ये हिस्सा आपको पता है नदर्न साइड है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये वाला रीजन नॉर्थ ईस्ट का रीजन। इस वाले रीजन में जहाँ बिहार बंगाल का रीजन पड़ता है, उस वाले रीजन में डोमिनेंस होता है पाल का। और इस वाले रीजन में राजस्थान और गुजरात जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, इस नॉर्थ वेस्ट के रीजन में प्रतिहारा का डोमिनेंस होता है। वहीं साउथ वाले रीजन जो डेक्कन का रीजन है, उस डेक्कन में राष्ट्रकूटा का प्रभुत्व होता है। तो फिर से समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पाल, नॉर्थ वेस्ट में गुर्जर प्रतिहार, और डेक्कन वाले साउथ वाले रीजन में राष्ट्रकूट का। ये तीनों में संघर्ष होता है। इन तीनों को बीच में संघर्ष का मुख्य कारण है ये सेंटर जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज क्षेत्र है उनको कंट्रोल करना, क्योंकि पावर सेंटर के रूप में
कन्नौज वहाँ इम्पोर्टेंट हो गया है। तो 750 से 1000 एडी के बीच में बहुत सारे पावरफुल एम्पायर्स भी आए नॉर्थ इंडिया में और डेक्कन में भी, और सबका मकसद यही था कि हमें कन्नौज को या नदर्न पार्ट ऑफ कंट्री को हमें ऑक्यूपाई करना है, अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो पाल के बारे में। पाल के 3 रूलर के बारे में हम डिस्कस मुख्य रूप से करेंगे, जैसे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल के बारे में। तो वन बाय हम डिस्कस करते हैं कि पाल वंश किस तरह से आगे बढ़ता है। पाल वंश की बात करें तो सबसे पहले उसके जो फाउंडर थे गोपाल, गोपाल की हम डिस्कशन करते हैं कि गोपाल को माना जाता है कि पाल वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि 750 एडी के टाइम में उस एरिया में मतलब आज जो मगध बंगाल का एरिया है उस वाले एरिया में एक एनार्की था, मतलब अराजकता फैली हुई थी, लोग असंतुष्ट थे, और उसको खत्म करने के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा इसे किंग बनाया जाएगा। ये इलेक्टेड किंग था गोपाला, और इसने जैसे ही ये सत्ता में आता है, इलेक्टेड किंग बनते हैं, और वो बहुत सारे चीज़ों सुधार करता है। और गोपाल जो होते हैं वो देवभक्त होता है, स्पेशली बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट को बहुत मानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गोपाल जो कि देवभक्त थे, और उसने बुद्धिस्ट को आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा अपना रोल निभाता है। स्पेशली उदंतपुरी में मोनास्ट्री का निर्माण कराता है, मतलब बुद्ध धर्म के जो मठ होते हैं उस मठ का निर्माण कराता है उदंतपुरी अर्थात बिहार में आज का बिहार शरीफ। और साथ में इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसने मतलब पूरे बंगाल को यूनिफाई किया अपने कंट्रोल के दौरान, और यहाँ तक कि उसने मगध जो बिहार का रीजन है उस वाले को भी अपने अंडर लाने की कोशिश किया और लाया भी। उसके बाद हम धर्मपाल के बारे में देखते हैं। धर्मपाल, जैसा कि हमें पता है कि उसका नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब उसके बेटे हैं, गोपाल के बेटे धर्मपाल। और धर्मपाल एक ऐसे राजा थे जिसने बहुत सारे काम किए। उसने स्पेशली कन्नौज पर ऑक्युपाई अल्टीमेटली कर ही लिया था, क्योंकि सबकी लड़ाई तो कन्नौज को प्राप्त करने की ही थी। और कन्नौज पर जब विजय प्राप्त कर लेता है, और साथ में कन्नौज में एक दरबार भी वो लगाता है, और वहाँ पर एक पपेट, एक कठपुतली राजा को इंस्टॉल करता है। उसका नाम होता है चरकरायुद्ध। उसको कन्नौज की गद्दी पर बैठा देता है, और इस तरह से कन्नौज पर अपना अपना जो परमाउंटेसी है वो प्रोक्लेम कर देता है। और इसी के जो त्रिपक्षीय युद्ध है, मुख्यतः पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में, उसमें पाल वंश के यही शासक, मतलब धर्मपाल ने ही पार्टिसिपेट किया। इसी के टाइम पीरियड में त्रिपक्षीय युद्ध होता है इन तीनों के बीच में, कन्नौज और नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने को लेकर। लेकिन जैसे ही उसने कन्नौज पर अपना कंट्रोल करता है, उसको पपेट जो राजा होते हैं उनको गद्दी पर बैठाता है, लेकिन वो कन्नौज पर जो कंट्रोल किया था उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाता है।
क्योंकि धर्मपाल का जो न्यूक्लियस था, मेन जो जहाँ पर वो खुद राज कर रहे थे, वो बंगाल और बिहार में सिमट कर रह गया, वहीं पर वो डायरेक्ट रूल कर पा रहे थे। और साथ में ही इसी टाइम पीरियड में हम देखें तो राष्ट्रकूटा ने भी, है ना, राष्ट्रकूटा के रूलर थे ध्रुव, ध्रुव ने इसको हरा भी दिया था, अ, पाल वंश के जो धर्मपाल है इसको। धर्मपाल स्पेशली बुद्धिज्म के ग्रेट पैट्रॉन थे। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया और साथ में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी इसने स्थापना किया। तो इसके बारे में इतना ही याद रखना है। फिर देखते हैं देवपाल, जो कि धर्मपाल का पुत्र था। वो भी पाला एम्पायर में, स्पेशली बंगाल रीजन की बात करें तो मोस्ट पावरफुल रूलर था पाला एम्पायर का। और इसने इसने जो अपनी कंट्रोल है वो असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक भी बढ़ाया था। और इसके बाद काफ़ी गैप होने लग गया, उसके बाद काफ़ी कमज़ोर शासक आने लगा, लेकिन दोबारा से एक पाल वंश का एक शासक आता है, महीपाल प्रथम, जो पाल वंश को, पाल पावर को दोबारा से रिवाइव करता है 10th सेंचुरी में। और लेकिन इस दौरान राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा इसको हार मिल जाती है। ऐसा भी कुछ इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, जैसे तिरुमलाई इंस्क्रिप्शन में ऐसी बातें रिकॉर्डेड है। जहाँ तक बात करें कल्चरल एस्पेक्ट की, काला पाला की, तो यहाँ पर जो पाला रूलर थे उसके तिब्बत के साथ बहुत क्लोज कल्चरल रिलेशन था। और यहाँ तक कि पाला के जो ट्रेड कांटेक्ट था और कल्चरल लिंक थे वो साउथ ईस्ट एशिया के भी साथ थे। और साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो उसका व्यापार होता था प्रॉफिटेबल था, जिसकी वजह से पाल एम्पायर में और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई थी। एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट भी है, जैसे पावरफुल शैलेंद्र डायनेस्टी हुआ करता था, जो कि रूलर हुआ करते थे मलाया, जावा, सुमात्रा और जैसे रीजन में, या उसका जो नेबरिंग आइलैंड है उस वाले रीजन का एक बहुत बड़ा राजा था वो। लेकिन उसको बुद्धिस्ट के प्रति बड़ी आस्था थी और उसने अपनी बहुत सारे एम्बेसी को पालाकोट में भेजा, और ताकि उसका मेन मकसद यही था कि वहाँ से हम परमिशन ले सकें कुछ मोनास्ट्री नालंदा में खोलने के लिए, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं उसके मठ के निर्माण के लिए उसने कुछ परमिशन लेने के लिए एम्बेसी को भेजा। और उसने रिक्वेस्ट किया पाल रूलर से, स्पेशली देवपाला से, उस समय देवपाला थे, कि आप दान में दीजिए 5 गांव, ताकि ताकि इस मोनास्ट्री का रख रखाव हो सके। तो उसका रिक्वेस्ट ग्रांट कर दिया गया था और इस तरह से इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते भी हो गए थे। लेकिन इसी दौरान आप ये समझ सकते हो कि जैसे ही पाला वंश बहुत आगे बढ़ता है और अंत में पाला वंश को रिप्लेस करता है सेन वंश। स्पेशली सेन वंश बंगाल में ज़्यादा डोमिनेंट रहते हैं और सेन फैमिली बंगाल पर ही रूल करता है पाला के बाद। मतलब पाला को रिप्लेस करता है सेना बंगाल में स्पेशली, और इसके फाउंडर होते हैं सामंत सेन। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बस लक्ष्मण सेन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मण सेन एक्चुअल में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को इनकरेज किया था उसके डेवलपमेंट को लेकर के।
और वैष्णव वो धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उसके ही दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि रहते थे जिसका नाम है गीत गोविंद, सॉरी जयदेव। जयदेव थे, और वो जयदेव थे वैसे व्यक्ति जिसने गीत गोविंद मतलब पुस्तक लिखा। और ये जो जयदेव थे गीत गोविंद के राइटर, ऑथर, वो फेमस वैष्णव पोएट था बंगाल का, और जयदेव उसके दरबार में रहते थे। और साथ में इसी टाइम पीरियड में 1203 से 1204 एडी के बीच में जो तुर्की के जनरल थे बख्तियार काकी, उसने अटैक कर दिया वेस्ट बंगाल में नवा द्वीप के पास, और खिलजी ने हरा दिया लक्ष्मण सेन को और कैप्चर कर लिया नॉर्थ वेस्ट बंगाल का रीजन। हालांकि ईस्टर्न बंगाल अभी भी सेन के कंट्रोल में था। तो इस तरह से हमने पाला के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष में हमने पाल को खत्म कर लिया है। अब प्रतिहारा के बारे में देखते हैं, जिसको हम गुर्जर प्रतिहारा भी कहते हैं। प्रतिहारा वंश के बारे में बात करें तो इसके मुख्यतः 4 रूलर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं, जैसे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम। इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे नागभट्ट 1 के बारे में इतना याद रखना है कि फाउंडर है, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर हैं, और स्पेशली इसने अरबों के आक्रमण से वेस्टर्न इंडिया को डिफेंड किया। और नागभट्ट द्वितीय के बारे में याद रखनी है कि नागभट्ट द्वितीय वो वही व्यक्ति है जिसने जो कन्नौज पर चक्रयुद्ध नाम का जो व्यक्ति था उसको हराया, और फिर प्रतिहारा किंगडम की अपनी राजधानी कन्नौज बना लेता है। बात करें मिहिर भोज की, तो मिहिर भोज एक्चुअल में कहा जाता है कि रियल फाउंडर ऑफ द प्रतिहारा एम्पायर और एक ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी भी था। इसने अपनी कैपिटल कन्नौज यूपी में बनाया, और लेकिन देवपाल जो पाल शासक के एक बड़े शासक थे उसने इसको हरा दिया। ये विष्णु जी के डिवोटी थे। और हम बात करते हैं महेंद्रपाल की, तो महेंद्रपाल मिहिर भोज का बेटा था, और इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट बस याद रखना है कि राजशेखर जो कि एक संस्कृत के ग्रेट पोएट थे और ड्रामेटिस्ट थे, और साथ में उसने एक पुस्तक लिखा था कर्पूर मंजरी और बाल रामायण, और साथ में लिखा था काव्य मीमांसा। और ये महिपाल जो कि भोज का एक ग्रैंड सन था, है ना, ग्रैंड सन मतलब पोता था महिपाल, उसी के दरबार में रहते थे राजशेखर। तो इसके बारे में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ खैर इसके इम्पोर्टेंट ये है कि दंती दुर्ग ने इसका स्थापना किया था, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। और स्पेशली राष्ट्रकूटा की बात करें तो इसने कॉन्स्टेंटली बहुत फाइट भी किया। जैसे जो ईस्टर्न चालुक्य है उनके वेंगी के ईस्टर्न चालुक्य के साथ इसने युद्ध किया था, मतलब जो आज के मॉडर्न आंध्र प्रदेश है वहाँ पर, कांची के पल्लवा के साथ, मदुरई के पांड्या के साथ। इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं जैसे दंती दुर्ग खुद, फिर गोविंद थर्ड, अमोघ वर्षा और कृष्ण थर्ड। 1 बाय डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले दंती दुर्ग, तो ये फाउंडर है राष्ट्रकूटा के। और साथ में यदि हम अमोघ वर्षा की बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था इस राष्ट्रकूटा का। और इसी ने कवि राजमार्ग नाम का पुस्तक भी लिखा है, जो कि फर्स्ट कन्नड़ बुक है, जो कि पोएटिक्स हैं। तो कह सकते हो ये राइटर थे कविराज मार्ग का, जो फर्स्ट कन्नड़ बुक ऑन पोएटिक्स। कृष्ण थर्ड की बात करें तो कृष्ण थर्ड मतलब ब्रिलियंट रूलर की कैटेगरी में ये सबसे लास्ट रूलर थे, और इसने लॉन्च किया था एक कैंपेन अगेंस्ट चोला, जो कि तंजौर के चोला के रूलर के खिलाफ किए थे इसने। और साथ में इसने ये चोला किंग को भी हराया था, डिफीट किया था। कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें प्रतिहारा की, तो प्रतिहारा ऐसा माना जाता है कि रिलीजियस व्यू से देखा जाए तो टॉलरेंट था वो। और उसने न सिर्फ सैविज्म, जो शैव धर्म है, शिव जी को मानने वाले हैं उसी को पैट्रनाइज नहीं किया, शिव जी और जो विष्णु जी है उसको ही पैट्रोनाइज नहीं किया, बल्कि जैनिज्म को भी उसने पैट्रोनाइज किया। और साथ में फेमस रॉक कट जो देख सकते हैं, कैलाशनाथ मंदिर जो शिव जी का है एलोरा में, वो भी राष्ट्रकूटा राजा ही ने इसको बनाया था, कृष्ण प्रथम ने 9th सेंचुरी में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटा के राजा एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल जो शिव जी के हैं और पत्थर के कटे हुए फेमस रॉक कट है, तो ये इम्पोर्टेंट बात होता है। साथ में अमोघ वर्षा के बारे में माना जाता है कि वो जैन थे, लेकिन उसने अलग अन्य धर्म के बारे में भी उसकी अच्छी विचार थी, आस्था थी। यहाँ तक कि जो राष्ट्रकूटा लोग थे उसके दरबार में न सिर्फ संस्कृत के स्कॉलर थे, इसके अलावा अन्य पोएट्स एंड स्कॉलर भी थे, जो कि प्राकृत भाषा में लिखता हो और किसी अन्य भाषा में भी लिखता हो। यहाँ तक कि राष्ट्रकूटा ने मुस्लिम ट्रेडर को भी सेटल होने के लिए अलाउ किया और उसे परमिशन दिया कि आप इस्लाम को भी अपने डोमिनियन में, अपने क्षेत्र में इसका प्रचार कर सकते हो। और मतलब टॉलरेंट पॉलिसी जो थे राष्ट्रकूटा की, उसने फॉरेन ट्रेड को भी प्रमोट किया, और इस तरह से राष्ट्रकूटा बहुत ज़्यादा इनरिच करता है। तो राष्ट्रकूटा के बारे में कुछ यही महत्वपूर्ण बातें थी। जो त्रिकोणीय संघर्ष था उसका मेन कारण क्या था ये भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे। तो राजा के जो दरबार थे, कोर्ट, वो ना सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर और जस्टिस का सेंटर था, बल्कि कल्चरल लाइफ का भी सेंटर हुआ करता था। डांसिंग गर्ल और स्किल्ड म्यूजिशियन भी उस कोर्ट में, राजा के दरबार में अटेंड करते थे। सामान्यतः राजा का पोजीशन हेरिडिटरी था, वंशानुगत था, और राजा बहुत सारे मिनिस्टर के द्वारा सलाह दिए जाते थे। राजा बहुत सारे मिनिस्टर से सलाह लेते थे, और मिनिस्टर को राजा चुनते थे एक लीडिंग फैमिली से, और उसका पोजीशन भी जनरली हेरिडिटरी हुआ करता था, और एक मिनिस्टर एक से ज़्यादा पोस्ट भी ग्रहण कर सकते थे। विलेज उस समय बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। रिलीजियस टॉलरेंस थे। किंग किसी प्रिस्ट के द्वारा, किसी पुजारी के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा डोमिनेट नहीं होते थे। और रिलीजन जो उस टाइम पीरियड में बहुत एसेंशियल था, पर्सनल ड्यूटी था किंग का कि रिलीजन के बारे में भी थोड़ी सी बात की जाए। रिलीजन इम्पोर्टेंट हुआ करता था।
और जहाँ बात करें कि त्रिकोणीय संघर्ष का मेन कारण क्या था, त्रिकोणीय संघर्ष में पता है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। इसका मेन कारण जो था वो डिजायर था एक सिटी, कन्नौज सिटी को एक्वायर करने का, क्योंकि वो सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी था। जो उसको प्राप्त करता है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सॉवरन है। क्योंकि ये रीजन इंटरमीडिएट फर्टाइल रीजन भी थे और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा धन की इच्छा भी सबको थी। इस वजह से अपनी जो टेरिटरी से उसके आगे जा कर के अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने के बारे में सोचते थे। और इस तरह से इसने तीनों के बीच संघर्ष होता है। और ऐसा भी है कि राष्ट्रकूटा ने पहले प्रतिहार को हरा दिया था अटैक करने के बाद, और हराने के बाद वो डेक्कन रिटर्न हो गए। और जब डेक्कन रिटर्न हो गए तो प्रतिहारा दोबारा रिवाइव करता है और फिर पाला को हरा देता है, और इस तरह से क्रम चलता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली। तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है।